प्रोक्योरमेंट जाने क्या है? प्रोक्योरमेंट जाने क्या? प्रोक्योर करना यानी कंज्यूम करना, प्रोक्योर करना यानी परचेज करना है कि नहीं? मैं मटेरियल प्रोक्योर करना चाहता हूं यानी मैं मटेरियल परचेज प्रोड्यूस कहां से हो गया यार? आई वॉन्ट टू प्रोक्योर द मटेरियल मीन्स आई वॉन्ट टू परचेज द मटेरियल, ठीक है ना? तो जब वो कहते हैं मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट यानी मटेरियल परचेज बजट। हां, तो नीचे डिटेल्स में क्या है? एस्टिमेटेड सेल ऑफ प्रोडक्ट इज 40,000 यूनिट्स। ये 60% कैपेसिटी पर, 80% कैपेसिटी पर और 100% कैपेसिटी पर। सो वेरिएबल पोर्शन इज रुपीज 200 15 ये 50 द स्कूल प्लान्स फॉर ए पिकनिक अराउंड, ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है कि जी इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आखिरकार वेरिएबल और फिक्स अलग अलग क्यों नहीं हो सकते? मैं आपको बताता हूं, असल में इसके पीछे बड़ा स्पेसिफिक रीजन है। इकोनॉमिक्स में जब इस कॉस्ट को पढ़ाया जाता है तो इसका जब डायग्राम बनाया जाता है तो वो इस तरीके से बनता है। कंपेयर करते हैं तो दूसरे साल में इंटरेस्ट कम है, अकॉर्डिंगली दूसरे साल में लोन रीपेड ज्यादा है। हर अगले साल में क्या होता जाएगा कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट कम होता जाएगा और लोन रीपेड वाला अमाउंट बढ़ता जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने लोन लिया है 50,000 रुपए का, ये क्वेश्चन में लिखा है, और हमने तो आपने आधा टैक्स सेव कर लिया, बाकी जो आधा आ गया उसे आप क्या कहना चाहेंगे? इफ लोन रीपेड प्लस इंटरेस्ट पेड में मैं टोटल कितने रुपए लौटाऊंगा? 2 लाख है लोन रीपेड है। ओके, अब क्या? और इफेक्टिव कैश आउटफ्लो एक बार पता चल जाए फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ₹1 का फैक्टर भी लिखेंगे और टोटल भी लिखेंगे। अब आप ये सारे कॉलम्स बना लीजिए। उनको रीपे करें, यही इसका मतलब है। अच्छा, इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, अब ना फ्यूचर में लोन रीपेमेंट का झंझट है ना ही इंटरेस्ट। इफेक्टिव कैश आउटफ्लो और इसके ब्रैकेट 16 लाख का अगर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो गया तो 16 लाख का 35
कितने फायदे में होंगे? फायदा है 52,804 रुपए। कंक्लूजन लिखेगा। हमने कहा अगर परचेज करनी चाहिए, हम इस बात को कंक्लूजन में लिखेंगे। सिंस, कंक्लूजन में लिखेगा सिंस प्रेजेंट वैल्यू, since present value of future cash outflows, since present value of future cash outflows are less in option 1 to purchase the computer, years का कैश इनफ्लो, years का कैश इनफ्लो, years का कैश इनफ्लो। लेकिन कैश इनफ्लो के मैटर पर आने से पहले हम क्या डिस्कस कर ले? डेप्रीसिएशन। तो चलो हेडिंग डालो फिर, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। चले, ये कॉलम साहब बनाएगा। ईयर, इनिशियल इक्विपमेंट, रीस्टोरेशन एक्सपेंडिचर, टोटल डेप्रीसिएशन। हाँ जी, ईयर 1 to 10। तो आप कह रहे थे कि आपको सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के बारे में जानकारी, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो इनिशियल इक्विपमेंट आपने खरीदा है 2.5 लाख रुपए का, इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है? 10वें साल के आखिर में 30,000 रुपए। आपने कहा 30,000 रुपए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 10 साल में इस पर टोटल डेप्रीसिएशन लग जाना चाहिए 2,20,000 रुपए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? अगर 2.5 लाख की आपने एसेट खरीदी, 30,000 इसकी रीसेल वैल्यू है, तो इसका मतलब टोटल लाइफ में डेप्रीसिएशन लग जाना चाहिए 2,20,000 रुपए। क्या ये बात सही? अच्छा, पहले साल से हमने पूछा भाई इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, तो पहले साल ने कहा जी 10 साल। इकोनॉमिक लाइफ तो 10 साल है ना। अच्छा, फिर हमने दूसरे साल से पूछा कितनी इकोनॉमिक लाइफ है, उसने कहा 9 साल। तीसरे साल ने कहा 8 साल, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। फिर हमने कहा जी इसका टोटल भी तो बताइए। 55।
इसका मतलब अगर टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज होना है 55, तो उसमें पहले साल का डेप्रीसिएशन होना चाहिए 10 रुपए और आखिरी साल का डेप्रीसिएशन होना चाहिए 1 रुपया। क्या यही इस मेथड का मतलब? ये मेथड कहता है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड तो एकदम बेकार की बात कहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है जी पहले साल का डेप्रीसिएशन भी वही, आखिरी साल का डेप्रीसिएशन भी वही। अब कोई भी रैशनल पर्सन ये कैसे विश्वास कर सकता है? पहले साल तो एसेट नहीं होती है भाई, उसका डेप्रीसिएशन तो ज्यादा होना चाहिए, और आखिरी साल में तो एसेट बहुत पुरानी हो जाती है, उसका डेप्रीसिएशन कम होना चाहिए। ये इस मेथड की फिलॉसफी है। खैर छोड़िए, आपने करना क्या है, इस रेशो में 2,20,000 को बांटना है। तो पहले साल का डेप्रीसिएशन 40,000, 36,000 पे, 32,000 पे, 28,000 पे, 24,000 पे, 20,000 पे, 16,000 पे, 12,000 पे, 8,000 पे और 4,000 पे। ठीक है ना? चलो भाई, ये मेथड का पॉइंट अपने को क्लियर हो गया ना कि डेप्रीसिएशन किस लॉजिक से लगाया गया है इस मेथड में। अब आप आइए रीस्टोरेशन एक्सपेंडिचर पर। रीस्टोरेशन एक्सपेंडिचर आपका है 60,000 रुपए। ये खर्च आप करेंगे कब? एट द एंड ऑफ ईयर 5। इसका मतलब छठे साल से लेके 10वें साल तक, यही है ना? तो छठे साल से जो हमने पूछा कितने साल बचे हैं, उसने कहा 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, रीस्टोरेशन एक्सपेंडिचर है 60,000 रुपए। ये पूरा का पूरा 60,000 रुपए छठे साल से लेकर 10वें साल तक डेप्रीशिएट होगा। रेशो लगेगी 5, 4, 3, 2, 1। तो 60,000 में से पहले कितना हुआ? 20,000, 16,000, चलो हो गया ये केस डील। मैं तो जी अब आपसे टोटल डेप्रीसिएशन जानना चाहूंगा। तो पहले साल का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 40,000, दूसरे साल का 36,000, तीसरे साल का 32,000, चौथे साल 28,000, पांचवें साल 24,000, छठे साल 40,000, सातवें साल 32,000, आठवें साल 24,000, नौवें साल आपने बताया 16,000 और आखिरी साल आपने बताया 8,000। और थ्रू आउट लाइफ आप टोटल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करेंगे? 2,80,000। चलो भाई, डेप्रीसिएशन का मैटर हमने समझ लिया। हमने दो बातें समझ ली, एक कैश आउटफ्लो की सिचुएशन समझ ली, और आने वाले 10 सालों में हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो भी हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? हमें कैलकुलेट करना चाहिए फ्यूचर कैश इनफ्लोज, और फ्यूचर कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते ही हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हां कर देंगे। चलिए लिखेगा, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड एनपीवी एट रेट ऑफ, computation of future cash inflows and NPV at rate of 20%.
क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, पीवीएएफ एट रेट ऑफ 15% ईयर्स। नंबर 50 जो है इसको अभी रोकते हैं, फिर पहले क्वेश्चन नंबर 16 ही कर लेते हैं। 16 करेंगे तो ये हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 86। चलिए यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 86। ए कंपनी इज इवैल्यूएटिंग फॉलोइंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो जानते हैं ना, मतलब किसी एक ही प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। प्रोजेक्ट एक्स और वाई की डिटेल्स आपको गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक, इनिशियल कैश आउटफ्लो, दूसरा क्या है, एनुअल कैश इनफ्लो, फिर क्या है, लाइफ। और ध्यान से देखिएगा, लाइफ जो है प्रोजेक्ट एक्स की गिवन है 4 इयर्स, प्रोजेक्ट वाई की गिवन है 7 इयर्स। आप पहला ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ्स अलग अलग है। स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। इवैल्यूएट द प्रपोजल इफ द डिस्काउंट रेट इज 15%। 15%। आप हेडिंग डालिएगा प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट एक्स, और इसमें लिखिएगा पीवीएएफ एट रेट ऑफ 15%, ब्रैकेट्स में लिखिएगा ईयर्स 1 to 4। हाँ जी, पीवीएएफ एट रेट ऑफ 15% ईयर्स 1 to 4। बताइए 2.855। चलिए आपने बताया 2.855। 2.855। अब एक काम करेगा, पीवीएफ एट रेट ऑफ 15%, और इस बार ब्रैकेट में लिखेगा ईयर 4। अब मुझे चौथे साल का फैक्टर अलग से बताइए। 0.572। आपने लिखा 0.572, यहां तक ठीक है। अब आप लिखिएगा एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये एनपीवी का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन कहता है कि हर साल का कैश इनफ्लो 15,000, हर साल का कैश इनफ्लो 15,000, 4 साल तक लगातार। अगर एब्सोल्यूट आंसर जानना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पर हम एब्सोल्यूट आंसर नहीं जानना चाहते, हम तो प्रेजेंट वैल्यू आंसर जानना चाहते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.855 से, ठीक है ना। फिर आप इसमें ऐड करिएगा, आप इसमें ऐड करिए क्या, चौथे साल के आखिर में 5,000 का कैश इनफ्लो अलग से। अच्छा, तो 5,000 का कैश इनफ्लो चौथे साल के आखिर में, तो आप इसको चौथे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो 15,000 का कैश इनफ्लो पहले, दूसरे, तीसरे साल, चौथे साल भी,
और 5,000 का कैश इनफ्लो चौथे साल में अलग से है, तो मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर ली। इनिशियल कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में कितना लिखा है? 40,000। वो 40,000 आप माइनस करिए, क्या आंसर हो गया? 5685। ओके, आपने बताया 5685। प्रोजेक्ट एक्स को आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी आपने बताया 5685। अब आप बढ़िए प्रोजेक्ट वाई की तरफ। प्रोजेक्ट वाई की लाइफ हमें दे रखी है 7 years। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट रेट ऑफ 15%, ब्रैकेट्स में लिखिएगा years 1 to 7। बताइए 4.160। आपने बताया 4.160। फिर आप लिखिएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 15% और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ईयर 7.376। अच्छा, जो 0.376 है, क्या ये 4.160 का हिस्सा है? 7वें साल का फैक्टर 7 साल के एन्युटी फैक्टर का हिस्सा ही हुआ, ऑब्वियसली। एक बार फिर से एनपीवी का फार्मूला लिखेगा, एक बार फिर से एनपीवी का फार्मूला लिखेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक बार आपने फिर से फार्मूला लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। हाँ जी, हर साल का कैश इनफ्लो 16,000, हर साल का कैश इनफ्लो 16,000, 7 साल तक। लेकिन आप 7 से मल्टीप्लाई मत करिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4.160 से, ठीक है ना? 7वें साल के आखिर में अलग से कैश इनफ्लो 3,000। 7वें साल के आखिर में अलग से कैश इनफ्लो 3,000, इसे मल्टीप्लाई करें 0.376 से। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करें हम? इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो कि कितना है? 60,000। 7688। आपने बताया 7688। फैसला लीजिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स में करना है कि वाई में करना है? वाई में करना है। रीजन बताएंगे? वाई में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्योंकि वाई का एनपीवी ज्यादा है। लेकिन अगर वाई का एनपीवी ज्यादा है तो वाई की इकोनॉमिक लाइफ भी तो ज्यादा है। क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये अगर एनपीवी है तो ये 7 साल का एनपीवी, अगर ये इनकम है तो ये 7 साल की इनकम है। अगर ये कम है तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ भी तो कम है, सिर्फ 4 साल। ये 4 साल का एनपीवी है, ये 7 साल का एनपीवी है। क्या ये कंपेयर किया जा सकता है? कंपैरिजन गलत है ना? तो बताइए कंपैरिजन करे कैसे फिर?
मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या मैं एनपीवी पर ईयर कैलकुलेट कर लूं? मेरा मतलब है अगर ये एनपीवी 4 साल का है तो फिर मैं 1 साल का एनपीवी पता कर लेता हूं। अगर ये एनपीवी 7 साल का है तो मैं 1 साल का एनपीवी पता कर लेता हूं। और जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी पर ईयर ज्यादा होगा, क्या मुझे उसे सिलेक्ट करना चाहिए? क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही कह रहा हूं? चलिए लिखिएगा। In the given case, project X has life of 4 years. Project X has life of 4 years, whereas project Y has life of 7 years. Project X की लाइफ 4 साल, प्रोजेक्ट Y की लाइफ 7 साल। Therefore, the investment decision is to be based upon the amount of NPV per year, which is technically known as equalized amount of NPV. पॉइंट क्लियर? तो एक की लाइफ 4 साल है, दूसरे की लाइफ 7 साल है, तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप एनपीवी पर ईयर निकालिए। और ये जिसको आप एनपीवी पर ईयर कहते हैं, इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? इक्वलाइज्ड अमाउंट ऑफ एनपीवी। आगे लिखेगा, इट इज कंप्यूटेड बिलो। इट इज कंप्यूटेड बिलो। प्रोजेक्ट एक्स, देखिए प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी है 5685। प्रोजेक्ट वाई एनपीवी कितना है? 7688। हाँ जी, एक्स का एनपीवी 4 साल का है, तो इसे 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। वाई का एनपीवी 7 साल का है,
तो इसे 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या ये बात सही? ओहो, मैं एनपीवी पर ईयर कैलकुलेट करना चाहता हूं। एक्स का एनपीवी 4 साल का है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एनपीवी पर ईयर कैलकुलेट करना है। मैं इसको 4 से डिवाइड करके रहूंगा। तो आप देख लीजिए, मैंने एक्स के एनपीवी को 4 से डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये 4 नहीं दिख रहा तो ये आपकी नजर का धोखा है। ये 4 ही है, ये 4 की प्रेजेंट वैल्यू है। 2.855 क्या है? फ्यूचर में मिलने वाले 4 रुपए की ये प्रेजेंट वैल्यू ही तो है। उसी तरीके से y को आप 7 से नहीं, 7 के प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करें, 4.160। एक्स का आंसर कितना है? 1 1848। आइए अब ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, हमने इसको 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया, हमने इसको 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया? एब्सोल्युटली सही, पर हमने ऐसा क्यों नहीं करा? अब आप इसका जवाब सुन लीजिए। अगर कोई आपसे कहे 1 साल का कैश इनफ्लो है एक्स, लिसन प्लीज, 1 साल का कैश इनफ्लो है एक्स, तो 4 साल का कितना हुआ? 4 साल का कितना हुआ? कैसे आया? एक्स मल्टीप्लाइड विद 4। मैं आपको समझा चुका हूं, 4 से मल्टीप्लाई करने की जिद छोड़ दीजिए। नहीं मल्टीप्लाई किया जा सकता, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? PVAF से। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 2.855 से। ओके? जब मैं कहता हूं कि 1 साल के आंसर को 4 साल का बनाओ, तो आपने कभी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा, आपने PVAF से मल्टीप्लाई करा। अब मैंने कहा 4 साल के आंसर को 1 साल का बनाओ, तो क्या आप 4 से डिवाइड कर दोगे? मतलब मल्टीप्लाई करते समय अलग पैरामीटर और डिवाइड करते समय अलग पैरामीटर। अरे जब 1 साल का आंसर 4 साल का बनता है तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होता ना। उसी तरीके से जब 4 साल का आंसर 1 साल का बनेगा तो 4 से डिवाइड कैसे हो सकता है? ना मल्टीप्लाई करते समय 4 मल्टीप्लाई हुआ, ना डिवाइड करते समय। इस बात का ध्यान रखें, जब 4 साल के आंसर को 1 साल का बनाना है तो 4 से नहीं, उसके PVAF से डिवाइड करें। दूसरा रीजन सुनिए, दूसरा रीजन ये है कि हमको शुरू से सिखाया गया है कि डिवाइड करते समय जैसा न्यूमरेटर होता है वैसा ही डिनोमिनेटर होता है। ये जो न्यूमरेटर है, क्या ये एब्सोल्यूट अमाउंट है? जब न्यूमरेटर खुद एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है तो वो एब्सोल्यूट फिगर से डिवाइड करने की जिद क्यों कर रहा? या तो तुम खुद भी एब्सोल्यूट, या जब ये प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड होगा। अगर ये एब्सोल्यूट होता तो हम भी एब्सोल्यूट से डिवाइड करने को तैयार हैं। आप या तो न्यूमरेटर की कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू का पॉइंट हटाओ, तो हम भी 4 से डिवाइड करेंगे, हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट वैल्यू है तो डिवाइड करते समय भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू ही होना चाहिए। कंक्लूजन लिखेगा,
अच्छा ये तो बता दो एनपीवी पर ईयर किसका ज्यादा है? एक्स। आप लिखिएगा इट इज रेकमेंडेड टू मेक द इन्वेस्टमेंट in project X because the equalized amount of NPV is more in its case. The equalized amount of NPV is more in its case. ओके? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ। अब आप आइएगा पेज नंबर 99 पर, और जो क्वेश्चन हम कर रहे थे पहले, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आइएगा। कंपनी UVW हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू आइडेंटिकल मशीन्स A and B. They have been designed differently but do exactly the same job. Machine A costs ₹7,50,000 and will last for 3 years. It costs ₹2 lakh per year to run. Machine B is an economy model costing only ₹5 lakh and will last for 2 years. It costs ₹3 lakh per year to run. Ignore taxes. Opportunity cost of capital is 9%. Which machine the company UVW should buy? क्या इस क्वेश्चन में मशीन X और मशीन Y की लाइफ अनइक्वल है? इसका मतलब एक की लाइफ 3 साल है और एक की लाइफ 2 साल है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा PVAF एट रेट ऑफ 9% और ब्रैकेट्स में लिखिएगा ईयर्स 1, 2, 3। तो आप मुझे 9% के रेट पर एन्युटी फैक्टर बताइए कितना है? आपने बताया 2.531। फिर से बताइएगा PVAF एट रेट ऑफ 9%। पहले 2 साल का एन्युटी फैक्टर बताएंगे 1.759। तो यूं समझ लीजिए हमने फैक्टर पहले से लिख लिया। ऑफ कोर्स मशीन ए की लाइफ जो है वो 3 साल है, बी की लाइफ 2 साल है। हमें मालूम है कि हमने इस फैक्टर का इस्तेमाल करना। पहली मशीन का नाम है मशीन ए। ओके, मशीन ए। ये बताइए कि जब आप मशीन ए खरीदोगे तो आपको इनिशियली कितनी पेमेंट करनी होगी? तो आपने बताया इनिशियल पेमेंट ₹7,50,000।
अब इनिशियल पेमेंट की तो कोई प्रेजेंट वैल्यू आप अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे, जो 7.5 लाख रुपए अभी देने हैं सो अभी देने हैं, यही इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। फिर आप लिखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। पेमेंट को आप कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं। हाँ, तो आपको हर साल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए 3 साल तक। तो आपको 2 लाख रुपए की 3 बार पेमेंट करनी, 3 बार। पर आप 3 से मल्टीप्लाई मत करना, आप मल्टीप्लाई करो 2.531 से। 506,200। फिर आप दोनों का टोटल करो, 12,56,200। अगर आपने मशीन ए खरीदी तो 7.5 लाख की पेमेंट अभी करो, 2 लाख रुपए की फ्यूचर में 3 बार पेमेंट करो, पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आप लिखिएगा मशीन बी। अच्छा, अगर मशीन बी खरीदोगे तो इनिशियली कितनी पेमेंट करनी होगी? 5 लाख रुपए। आपने लिखा इनिशियल पेमेंट ₹5 लाख। फिर आप लिखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपने लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। हर साल पेमेंट कितनी करनी होगी? 3 लाख रुपए 2 साल तक। तो 3 लाख की पेमेंट 2 बार करिए जरूर, पर 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 1.759 से। 527,700 दोनों का टोटल करिए। 10,27,700। मशीन ए खरीदोगे तो 3 साल चल जाएगी और आपको इतनी पेमेंट करनी होगी। मशीन बी खरीदोगे तो 2 साल चलेगी और आपको इतनी पेमेंट करनी होगी। जब इसकी लाइफ 3 साल है, इसकी लाइफ 2 साल है, जब दोनों की लाइफ ही अलग अलग है तो पेमेंट के बेसिस पर तो हम फैसला दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने आंसर को पर ईयर बेसिस पर ले आए तो हम फैसला दे सकते हैं। तो आप लिखेगा इन द गिवन केस मशीन ए हैज लाइफ ऑफ 2 years. Machine A has life of 2 years and machine B has life of 3 years. चलिए, आपने मशीन ए मशीन बी की अलग अलग लाइफ के बारे में बात करी है। मशीन ए हैज लाइफ ऑफ 3 years and मशीन बी 2 years. चेक कर ले, मशीन ए की लाइफ है 3 साल और मशीन बी की लाइफ है 2 साल। ओके, ए की लाइफ 3 साल, बी की लाइफ 2 साल। आगे लिखेगा therefore the investment decision is to be based upon the investment decision is to be based upon the amount of cash outflow,
which is computed on per year basis. Which is computed on per year basis. यानी आप अपने आंसर को पर ईयर बेसिस पर ले आइए. Which is technically known as equalized amount. Which is technically known as equalized amount. Full stop. It is computed below. It is computed below. मशीन ए. अगर आप मशीन ए लोगे तो टोटल पेमेंट कितनी है? 12,56,200. और ये पेमेंट है 3 साल की. पर आप 3 से डिवाइड मत करिए, आप डिवाइड करिए 2.531 से. 496326. आपने लिखा 496326. अगर हम मशीन बी लेंगे तो टोटल पेमेंट करनी होगी 10,27,700. ये पेमेंट 2 साल की है. आप 2 से नहीं, उसके प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से डिवाइड करें. 1.759 से 584252. आपने लिखा 584252. आप उस मशीन को पिक करना चाहोगे जिसकी पेमेंट पर ईयर कम है. पर ईयर और पेमेंट पर ईयर मशीन एक ही कम है. तो आप लिखिएगा इट इज recommended to purchase machine A. It is recommended to purchase machine A because the equalized amount यानी पर ईयर आंसर. The equalized amount of present value of cash outflows. The equalized amount of present value of cash outflows will be least in its case.